देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए नाजरीन, अब चलते हैं कौमी खबरों की तरफ। आज भी श्रीनगर के कई इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज हैं। जुम्मे के पेश नज़र शहर के कुछ खास मुकामात पर हल्की नौयत की बंदिशें थीं। हसास मुकामात पर अमन व अमान की बरकरारी के लिए भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात थे। वहीं दुकानें और तिजारती मराकज़ बंद देखे गए, जबकि सुबह 9 बजे तक कुछ दुकानें खुली हुई नजर आईं और दूसरी तरफ टेली कम्युनिकेशन मुस्तकिल तौर पर ठप है। इसकी वजह से आवाम को काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। ख़ास तौर पर मसाबिक़ती इम्तिहानात देने वाले तलबा को तैयारी करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में इंतखाबी सरगर्मियाँ हर गुजरते दिन के साथ तेज़ होते जा रहे हैं। 21 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 24 अक्टूबर को नताइज का ऐलान होगा और आज पर्चा नामजदगी का आखिरी दिन है। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस आज पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। पार्टी ने इन्हें नागपुर के जुनूब मगरबी हल्के से मैदान में उतारा है। वहीं वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ रियासती वज़ीर मंगल तिवारी और राधा कृष्ण और पर्चा नामजदगी दाखिल किया। राधा कृष्ण ने आज पर्चा नामजदगी दाखिल किया और इसी तरह कई अहम शख्सियत ने भी आज पर्चा नामजदगी दाखिल किया। रुकन पार्लिमान हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि वीबीए से हमारा इत्तेहाद ना होने की जिम्मेदार खुद अम्बेडकर साहब हैं। हमने तो इनसे बात की थी, उधर से सही जवाब हासिल नहीं हुआ और कहा कि हम अम्बेडकर साहब की पूरी इज्जत करते हैं और कदर करते हैं। अखबारी नुमाइंदों की जानिब से पूछे गए सवाल पर कि महाराष्ट्र में अपोजिशन जमातों में फूट की क्या वजह है, इन्होंने कहा कि ये सवाल एनसीपी और कांग्रेस कायदीन को पूछा जाए। इन्होंने कहा कि एनआरसी के मुताल्लिक मोहन भागवत और अमित शाह की जानिब से दिए गए बयानात के सवाल पर कहा कि हुकूमत को पहले शहरियत कानून तरमीमी बिल लाने दीजिए, फिर देखेंगे क्या होता है और मजलिस इसकी सख्त मुखालिफत करेगी। Let the cell phone communication be, that be lifted. सर मॉब लिंचिंग को लेकर काफी ज्यादा बातें हुई थी। मॉब लिंचिंग को लेकर मुंबई से कुछ सेलिब्रिटीज 49 सेलिब्रिटीज ने एक लेटर लिखा था पीएम को कि मॉब लिंचिंग को लेकर काफी सीरियस मैटर है। अब उन 49 सेलिब्रिटीज के ऊपर पुलिस ने बकायदा मामला दर्ज किया है। इस पर आपका क्या कहना है? महाराष्ट्र में एमआईएम भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने की कोशिश में है। हालांकि पिछली दफ़ा 2 सीटों से कामयाबी एमआईएम ने महाराष्ट्र असेंबली में अपना खाता खोला था, लेकिन इस बार मजलिस का निशाना 10 के पार है। कल रात मालेगांव में एमआईएम के सदर असदुद्दीन अवैसी एमपी ने एक इंतखाबी जलसे आम से खिताब किया और कहा कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के 2 रुख हैं और कांग्रेस जिस काम का आगाज़ करती है बीजेपी इसको तकमील तक पहुंचाती है। इन्होंने एनआरसी का जिक्र करते हुए कहा कि आसाम में एनआरसी की इजाज़त यूपी हुकूमत ने दी थी। असदुद्दीन अवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी को जमकर निशाना बनाया। आपको बता दें कि एमआईएम ने मालेगांव सेंट्रल हल्के से साबिक एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी को अपना उम्मीदवार नामजद किया। आसाम में जो एनआरसी हुआ, यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने उसको मॉनिटर किया, मगर क्या यह बात सच नहीं है कि तुम्हारी पार्टी ने उसको शुरू किया था? तुम ये समझ रहे हो कि हम तारीख नहीं जानते? तुम्हारी पार्टी की वजह से एनआरसी शुरू हुआ। आसाम अकॉर्ड तुमने साइन किया था। दिल्ली में मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने हज 2019 एक जायजा इजलास में हिस्सा लिया। बाद अज़ां एक सहाफ़ती ई कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए मीटिंग में लिए गए अहम फैसलों के मुताल्लिक़ जानकारी दी। 10 अक्टूबर से हज 2020 के फॉर्म दाखिल करने का अमल शुरू करने का भी ऐलान किया। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस बार आज़मीन के लिए ई वीज़ा की भी सहूलत मुयस्सर होगी। इन्होंने कहा कि मीटिंग में केरला का मामला भी ज़ेर बहस आया, मगर इस सिलसिले बाद में फ़ैसला लेने की बात कही। इन्होंने ये भी कहा कि हज कमेटी इस बार हेल्पलाइन सेंटर्स भी शुरू करेगी। वहीं इन्होंने कश्मीर के हवाले से भी बात की। इन्होंने कहा कि कश्मीर को लेकर 10 तारीख तक इंतज़ार किया जाएगा। 2020 का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। हज 2020 के आवेदन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू होगी और ये 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशंस होगी और हमारी कोशिश होगी कि हज 2020 100% डिजिटल और ऑनलाइन हो। हज के वीज़े को भी ई वीज़े की सुविधा पिछली बार भी दी गई थी, इस बार भी 100% ई वीज़े की सुविधा
रहेगी। उसके अलावा जो हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके लिए हमने पिछली बार जो पोर्टल तैयार किया है, 1 नवंबर से उनके पोर्टल को भी, उनके जो आवेदन है उनको पोर्टल पर लोड करने की व्यवस्था कर दी गई है। 1 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक जो हज ग्रुप ऑपरेटर्स हैं वो पोर्टल्स पर अपनी एप्लीकेशंस को लोड करेंगे और 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के माध्यम से जो हज यात्री सऊदी अरब हज यात्रा पर जाना चाहते हैं उनको जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस की सुविधा दी गई है। पिछली बार 21 एम्बार्केशन पॉइंट से हज यात्री गए थे। हज कमेटी ने हमारे विजयवाड़ा के हमारे जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उसके अलावा जो हम और भी तमाम संसद सदस्यों ने, तमाम जनप्रतिनिधियों ने आंध्र प्रदेश के लिए एक एम्बार्केशन पॉइंट की बात करी थी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इस बार नया एम्बार्केशन पॉइंट होगा। इस तरह से कुल मिलाकर के 22 एम्बार्केशन पॉइंट से इस बार हज यात्री हज यात्रा पर जाएंगे। कांग्रेस लीडर संजय निरुपम ने इंतखाबी तशरीह मुहिम से खुद को अलग कर लिया है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को बर्बाद किया जा रहा है। जिस सीट का मुतालबा मैं कर रहा था, इस सीट पर एक बुजुर्ग को टिकट दिया गया है। इन्होंने मुसलमानों के हवाले से भी एक बात कही और कहा कि मुसलमानों को सभी अजला में मुसलमानों की आबादी के तनासुब से सीटें दी जानी चाहिए, क्योंकि मुसलमान कांग्रेस को एक मुश्त वोट देते हैं और अरसे दराज से कांग्रेस के साथ खड़े हैं। कांग्रेस की जानिब से इनको मनाने की कोशिशें भी जारी हैं। संजय निरुपम महाराष्ट्र में कांग्रेस के एक शोला बयान और कट्टर कायद माने जाते हैं। ऐसे में इनकी नाराजगी कांग्रेस को मुंबई में नुकसान से दो चार कर सकती है। बात होगी ऐसी मैं घोषणा सबसे पहले कर रहा हूं। मैं जिस सीट का जिक्र कर रहा हूं, मेरा ऐसा मानना है कि पूरे मुंबई में प्रत्येक जिले से कम एक मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है आपका। ये लोग आपको एकदम से एक मुश्त वोट देते हैं। दूसरे, इनकी एक लोक संख्या है, इनकी एक मतदार संख्या है चुनाव क्षेत्र में। लेकिन आज वहां दिल्ली में बैठे लोग इस सच को पहचान नहीं रहे हैं। किसी जिले में 3 मुस्लिम कैंडिडेट, किसी जिले में एक भी नहीं। तो पूरे मुस्लिम समाज के सामने भी एक बड़ा प्रश्न बन सकता है और बन रहा है। उनकी भी आकांक्षाएं हैं, उनकी भी अपेक्षाएं हैं। लेकिन इस विश्लेषण को, इस सच को कोई वहां दिल्ली में समझने, इसके ऊपर विचार करने वाला कोई नहीं है। जिस व्यक्ति को यहां पे टिकट दिया गया वो हमारे सीनियर हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन आज 77 साल के बुजुर्गवार हैं। 77 साल के, मेरे 3 गुने, चलना फिरना मुश्किल है। उनको टिकट देने से पहले पूछना चाहिए था पार्टी को कि भाई पिछले 5 सालों में चुनाव हारने के बाद, पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पे आने के बाद आपने पिछले 5 सालों में क्या किया। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्राम का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 पर कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल। शब बखैर, अल्लाह हाफ़िज़।